आज का अपना टॉपिक है बच्चे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक काम करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर से पहले जो हमने छोटा सा तो नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेसिकली इंपेडेंस ट्रायंगल वाला और आरएलसी सर्किट वाला जो पार्ट किया था, उसके अंदर छोटे से 2-3 टॉपिक थे जो मैंने स्पेशली अलग से स्पेशल केस करके लिखवा दिए थे, बट समझाया नहीं था उनको डेप्थ में। मैं एक बार ना उसको समझाता हूं। जो हमारे पास हमने लास्ट टाइम किया था आरएलसी सर्किट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस सीरीज में लगाए हुए थे। अब तुम में से कोई बच्चा कह रहा था कि सर आपने आरएल नहीं बताया जहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में, या आरसी नहीं बताया या एलसी नहीं बताया। तो बच्चे करना कुछ भी नहीं है। अगर मैं आरएल की बात कर रहा हूं तो मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास कैपेसिटर वाला पार्ट है उसको हटा दो। कैपेसिटर वाले पार्ट को हटाने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं तो ये एक्सी की वैल्यू हट जाएगी वहां से, अगर इंपेडेंस ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, है ना। अपने पास जब हमने डायग्राम बनाया था, फेजर डायग्राम बनाया था, हमने क्या बात करी थी, इधर को हमारे पास क्या आई थी बच्चा, वीएल, इधर को हमने वीसी लिखा था, इधर को हमारे पास वीआर आई थी जो कि करंट के साथ सेम फेस में था, और इन दोनों का नेट इफेक्ट जो हमने लिखा था यहाँ पे वीएल माइनस वीसी लिख लिया था, और इधर से होते हुए अपने पास ये नेट ई निकल गया था जो कि ई नॉट साइन फाई के टर्म्स में आ गया था, और फाई यहाँ पे था। ऐसा ही कुछ था, ऐसा कुछ हमने निकालने की कोशिश करी थी लास्ट टाइम भी। अब यहां पर अपने पास अगर मान लो मैं तुम्हें ये कहूं कि नहीं मेरे पास सिर्फ आर एल सर्किट चाहिए, भाई मुझे कैपेसिटेंस नहीं चाहिए, कैपेसिटेंस नहीं चाहिए मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट खत्म होएगा तो वीएल माइनस वीसी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। वीएल माइनस वीसी वाला खत्म हुआ तो हमारे पास जो नेट इफेक्ट आएगा अब वो पूरे वीएल और वीआर का मिला जुला के बनेगा। ऐसा बनेगा कि नहीं, यहाँ पे VL आ गया, यहाँ पे VR आ गया। अगर मैं इसी को इंपेडेंस ट्रायंगल की फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे जो VL है उसके लिए हम क्या लिखते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल में, इसी चीज को मैं, इंपेडेंस ट्रायंगल तो वैसे बचा नहीं वो, क्योंकि इंपेडेंस होता ही कब है, जब RLC का कंबाइंड रेजिस्टेंस था। तो रिएक्टेंस निकाल रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए R आ गया, यहाँ पे फाई आ गया, और ये हमारे पास XL आ जाएगा। किसी को दिक्कत, फॉर्मूला तो अभी भी सेम रहेगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं XC की बात करूं, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे पास क्या है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, अब रेजिस्टेंस नहीं है। ये ध्यान देना, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इस साइड में तो हमारे पास कोई नेट इफेक्ट आया ही नहीं, है ना। इस साइड में तो नेट इफेक्ट कुछ निकला ही नहीं। तो मेरे पास अगर इस साइड में और इस साइड में, ये ऊपर की साइड VL और नीचे की साइड हमने VC को रिप्रेजेंट किया था, तो अगर VL ग्रेटर देन VC रहेगा या XL ग्रेटर देन XC रहेगा तो हमारा नेट इफेक्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसका कोई फेजर डायग्राम अलग नहीं बनेगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमने ई को क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या इंपेडेंस निकालते हुए हमने लिखा था XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये लिखा था कि नहीं। तो यहां पे हमें करना क्या है, अगर सिर्फ R नहीं है तो XL, VL और VC की वैल्यू डालेंगी, XL और XC की वैल्यू डालेंगी। अगर L नहीं है तो VC और R की वैल्यू डालेंगी। अगर C नहीं है तो VL और R की वैल्यू या XL या R की वैल्यू डालेंगे। समझ में आई ये बात। एक मिनट, यहाँ ये VR था, क्लियर है ये वाली बात, किसी को दिक्कत। तो वो जो दो के कॉम्बिनेशन है वो कुछ अलग नहीं है, RLC का ही एक तरह से स्पेशल केसेस बना के डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो अपने रिजल्ट निकलता जाएगा। सॉर्टेड है बच्चा, क्लियर है। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है ये आता है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देखो इंडक्टर सबको पता है क्या है, इंडक्टर अपने को पता है जो इंडक्टेंस ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर सेल्फ इंडक्शन की वजह से अप्लाइड करंट, अप्लाइड ईएमएफ के अंदर अगर वेरिएशन आएंगी तो उन वेरिएशंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इंडक्टर है वो अपने अंदर करंट को इंड्यूस करता है, पता है ये वाली बात। तो उसी के अंदर जब एनर्जी स्टोर होगी तो क्या रहेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द इंडक्टर at the instant is given by E is equal to DLI by dt, L DI by dt, पता है सबको ये। L हमारे पास पता है अपने को कांस्टेंट है, DI by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, जिसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था हमारे पास EMF, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने L लगाया। The self-induced EMF is also called back EMF as it opposes any change in the current in the circuit, ये भी ठीक है। अब physically the self-inductance plays the role of inertia। ये हमने जब टॉपिक करना शुरू किया था इंडक्टेंस वाला, तब से हमने ये वर्ड यूज किया कि ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की तरह होता है।
इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मतलब इनर्शिया भी किसी तरह के चेंज को अपोज करता है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया किसी सर्किट के अंदर किसी भी तरह के, चाहे वो ओरिएंटेशन में चेंज आए, किसी भी मैग्नीट्यूड में चेंज आए, तो वो फ्लक्स लिंकेज के अंदर अगर चेंज आएगा तो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। फ्लक्स लिंकेज के कारण क्या क्या रह सकते हैं? पोटेंशियल में वेरिएशन आ गई, करंट में वेरिएशन आ गई, करंट के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ गई, करंट के डायरेक्शन में चेंजेस आ गए। किसी भी तरीके से अगर कोई चेंज आएगा, उस चेंज को अपोज करने के लिए वो जो सर्किट है, वो जो बेसिकली इंडक्टर है, वो अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। ये वाला पार्ट पता है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ये वाला, है ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर था, उसमें हमने पूरे डेप्थ में यही सब समझा था। द वर्क डन या वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ E in establishing the current. This work done is stored in the inductor as magnetic potential energy. ये बात समझ में आ रही है कि वर्क डन स्टोर किस फॉर्म के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? अगर हम बात कर रहे हैं बच्चा, देखो हमने क्या कहा, बैक ईएमएफ हो रहा है। अब मान के देखो, सोच के देखो, अगर जो मैं किसी चीज को मूव करना चाहता हूं, वो मूव करने से मुझे अपोज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस अपोजिट फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करूंगा, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहां पर ये डस्टर नीचे रखा हुआ था, मैंने इसे लिफ्ट किया, मुझे जोर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही थी, जिसकी वजह से वेट लगा लो या ये घुमा फिरा के मैं इनर्शिया कह दूं, वो पूरी तरीके से 100% बात ट्रू नहीं है, बट अगर मैं मान के चलूं, इसका जो वजन है वही इनर्शिया फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ, और वजन अकेला नहीं, मास नहीं, क्योंकि इस पर ग्रेविटी लग रही थी। मैं उस इनर्शिया फैक्टर के अगेंस्ट अगर इस पे काम कर रहा हूं, तो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी सर्किट के अंदर इनर्शियल करंट, दैट इज बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है, मुझे उसके अगेंस्ट अपने सर्किट को जिंदा रखने के लिए ईएमएफ देनी पड़ रही है, तो जो मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए ऐसा ही। तो ये हमारे पास जो वर्क डन रहेगा, that work done is stored in the inductor as magnetic potential energy. Done है? अब dw by dt rate of work done is equal to ei, पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है? p इज इक्वल टू vi, v की जगह हमने e लिखा है, i हमारे पास करंट, और पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw by dt। डन है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास ei के इक्वल आया, dw by dt इज इक्वल टू ei, और e क्या है हमारे पास? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? LDI by dt लिख सकता हूं मैं ये। तो मैंने इसको एल डी आई बाई डी टी इंटू आई लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई बना के नहीं? ये बात समझ में आई है क्या हुआ है? हाँ जी, किसी बच्चे को इसमें परेशानी यहां तक ठीक है? अब जो हमारा टोटल वर्क डन निकल गया, वो क्या निकलेगा? इंटीग्रेट करते हैं 0 से आई के बीच में, एल आई डी आई, तो ये कितना निकला? हाफ, एल कांस्टेंट था, आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई स्क्वायर बाय 2। बना के नहीं? पता चल रहा है बच्चे सबको ये वाला? किसी को दिक्कत है तो मैं लिख के कराऊं? पता चल रहा है सिंपल सा कि हमने इंटीग्रेट किया सिंपल, तो हमारे पास क्या था बच्चे? एल आई डी आई, एल कॉन्स्टेंट था, आई का आई स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो एल हाफ एल आई स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क डन। एंड दिस टोटल वर्क डन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to build up the current in the inductor, and it is given by energy stored, which is हाफ एल आई स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आ गया? इसको याद रखेंगे। फॉर एन एयर कोर सोलेनॉइड, बी की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट एन आई बाई एल, हमने निकाला हुआ है सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड। आई की वैल्यू बी एल बाई म्यू नॉट एन, एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये लास्ट चैप्टर में हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स वाला केस भी लिया था जिसमें। तो यूबी के अंदर एल और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जब तुमने ये सारी वैल्यूज जो मैग्नेटिक फील्ड की और जो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन था उसकी वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट करी, तो यूबी की वैल्यू आ गई है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ए इंटू एल, और ए इंटू एल का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम। तो यूबी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय यूबी बाय वॉल्यूम, तो यूबी बाय ए एल को डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट आ गया। दैट मीन्स यहां से क्या पता चल गया हमें? जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट है, डायरेक्टली सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। बात समझ में आ गई? अब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या थी हमारे पास? ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर निकाला था, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2, जो कैपेसिटेंस वाला टॉपिक था, उसमें हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किया था पहले। डन है? अब हमारे पास बचा, ये पता चल गया सबको, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की डेरिवेशन कर सकते हो।
अब हमारे पास आता है बच्चा एलसी ऑसिलेशंस। देखो एलसी ऑसिलेशन ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है। अब ये जो अभी नीचे मैं कराने वाला हूं ये एलसी ऑसिलेशंस वाला पार्ट नहीं है, लेकिन इसके थ्रू हम समझेंगे कुछ की हो क्या रहा है, और फिर इस टॉपिक के थ्रू हम रेजोनेंस तक पहुंचने वाले हैं। तो कर लेते हैं, समझ लेते हैं करना क्या है। देखो एलसी ऑसिलेशंस बनते कैसे हैं। एलसी ऑसिलेशंस के लिए पहले यहाँ एक सर्किट है जो अपने पास, उस पर ध्यान देना। यहां पर इस सर्किट के अंदर अगर तुम देख पा रहे हो नीचे की लगी हुई है, एक की यहां लगी हुई है। एक बार अभी जो हमारा ध्यान देने का पार्ट है, पहले सिर्फ इस सर्किट पे ध्यान दो जहां एक बैटरी लगी हुई है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। दिख रहा है? यहां पे उस वाले की को अगर मैं बंद रख लेता हूं तो उस की में इंडक्टर का कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि वहां तक इंडक्टर तक करंट जाएगी ही नहीं अगर यहां से हमने सर्किट ओपन रखा है। तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं है यहां पे। मैं अगर इस की को क्लोज करता हूं, क्या होगा, यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होएगा। हमें क्या पता है, अगर मैं बैटरी से किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करता हूं तो कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। हो गया चार्ज। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो इस सर्किट को बंद कर दो। बंद कर दिया और यहां से की क्लोज कर दो। अब हमारे पास सिर्फ इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रहेगा और बाहर की बैटरी का रोल खत्म। अगर रोल खत्म है तो पहली बात तो इस सर्किट के अंदर अब करंट कहां से आएगी, करंट आएगी जो ये कैपेसिटर चार्ज है, अगर मैं उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट करूंगा तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो वो अपने चार्ज को रिलीज करेगा, पॉजिटिव से निकाल के नेगेटिव की तरफ। चार्ज खत्म होना शुरू होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है, अपना चार्ज फ्लो करा रहा है अपने पास से, तो वो चार्ज कहां किसके अंदर से जा रहा है, इंडक्टर के अंदर से। अब ये जो इंडक्टर है इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी तरह का कोई चेंज आएगा, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करना शुरू करेगा। तो जब तक ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा तब तक इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तब तक चला जब तक ये पूरे तरीके से खत्म ना हो गया। अब इन पार्ट को समझना, जो ये मल्टीपल केसेस बनाए हैं। पहला केस, कैपेसिटर फुली चार्ज था, यूई। यूई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक है। ये हमारे पास मैक्सिमम है, ग्राफ के हिसाब से ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो बीच में यहां का चार्ज जब उधर जा रहा था, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हुआ, और ये ईएमएफ किस साइड इंड्यूस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट मैग्नीट्यूड में देखें तो ये बराबर बराबर होगा, किसी बीच में हाफ वे में। एक टाइम के बाद जब ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका होगा तो सारा चार्ज सिर्फ इंडक्टर के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होने में हो गया। ईएमएफ इंड्यूस होने में हुआ तो ये क्या करेगा, ये तो करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराता है, होगा कि नहीं। इंडक्शन का काम क्या है, इंडक्शन सिर्फ तब तक चलेगा जब तक उसके अंदर से वेरिएशंस चल रही थी चार्ज की। जहां कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, ये पूरे तरीके से फुली इंड्यूस हो चुका है इसके अंदर ईएमएफ। अब ये क्या करेगा, ये अब अपने जो बैक ईएमएफ है उसको भेजना शुरू कर देगा। अब वो जब बैक ईएमएफ जानी शुरू हुई तो वो कहां जा रही है, दिख रहा है, उसने अपोजिट साइड में जो ये करंट जा रही थी अब इसके अंदर आ गई। कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, कोई पॉजिटिव प्लेट कोई नेगेटिव प्लेट नहीं। अब इसके थ्रू जाकर वो चार्ज यहां आना शुरू, तो क्या हो गया, प्लेट की देखो पोलैरिटी रिवर्स हो गई, क्योंकि ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा था और वो पोलैरिटी रिवर्स हुई। तो अब फिर क्या होगा, अब ये धीरे धीरे खत्म होगा, ये चार्ज होता रहेगा। सेम प्रोसेस कंटिन्यू, ये खत्म, ये फुली चार्ज, अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट शुरू, चलता रहेगा कि नहीं। एक बार इधर करंट, एक बार इधर करंट, एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज और इंडक्टर जीरो, एक बार इंडक्टर फुली चार्ज कैपेसिटर जीरो, ये चलता रहेगा। ये ऑसिलेशंस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चा, एलसी ऑसिलेशंस। और इसका जो हमारे पास बेसिकली डायग्राम बनता है, ये कह लो कि जो अपने पास हम कर्व बनाते हैं, कर्व ना बन के इस तरीके से अनडैम्ड ऑसिलेशंस हमें बनेंगे, हमारे पास बनेंगे। वो अलग बात है, ऑब्वियस है, प्रैक्टिकली अनडैम्ड नहीं होंगे, कुछ लॉसेस आएंगे, हीट लॉस होगा, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। लेकिन असली मुद्दा क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन। इसको देखो बच्चा, यहां पे ये लिखते चलेंगे, ये जो छोटी मोटी सी चीजें इनको साथ में लिखते चलेंगे। अपने पास क्या है, यूई की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 2c है ना, यूबी की वैल्यू हाफ एल आई स्क्वायर, ये हमें पता है दोनों। यूबी क्या है, यूई क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब यहां पर v क्या होता है हमारे पास, q बाई सी, ये अपने को ऑलरेडी पता है, वहां से हमने
क्यू स्क्वायर बाई 2c के टर्म्स में मैंने उसे लिखा है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस क्या होता है? Q बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। Q बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। टोटल पोटेंशियल तो नेट 0 ही होनी चाहिए, है कि नहीं? तो V जो हमारे पास है Q बाय सी और एल डी आई बाई डी टी, ये जो अपोजिट ईएमएफ थी, इन दोनों को मिला जुला के नेट रिजल्ट 0 निकलना चाहिए। मैंने इक्वेट किया, एज Q डिक्रीजेस I increases, therefore I is equal to minus dq by dt और q by c plus l d square q by dt square must be equals to 0। ये क्या हुआ? हमारे को पता है ये जो करंट है ये कहां से आ रही है? इंड्यूस्ड करंट है। ये कब आ रही है? जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है कैपेसिटर का, तो इस I को मैं माइनस dq by dt लिख सकता हूं। तो अगर इस I की जगह माइनस dq by dt लिखूंगा, ये तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? अगर मैं यहां पर d बाय डी टी ऑफ माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा, या मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, अभी डायरेक्शन ना भी लूं, तो क्या बनेगा? ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर टाइम्स क्यू बना कि नहीं है? तो ये हमारे पास क्यू बाय सी एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है इस ऑसिलेशंस के लिए। अब एक और चीज देखना, दिस इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के लिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए था। हम अगर कंपेयर करते हैं इससे, तो हमारे पास निकल के क्या आता है? मेन जो हमें याद रखने वाला पार्ट है वो है ओमेगा की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी और 2 पाई न्यू, और न्यू की वैल्यू 1 बाय 2 पाई एल सी। ये है जिसकी वजह से हमें ये टॉपिक करना होता है असली। इसको और आगे हम प्रोसीड करेंगे तो और पता चलेगा। इसको निकालने का तरीका बताऊंगा, ये आएगा कहां से। अभी मैंने डायरेक्टली बता दिया, इसको हम निकालेंगे, अभी आगे बताता हूं। पर अभी ये फॉर्मूला लिख लो सिर्फ। ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल एंड सी, जहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए हैं, तो उसमें एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ठीक बात है बच्चा। ये अगर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होगा तो उसके अंदर भी ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस के लिए भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक बात है बच्चा, नोट डाउन कर लिया? एवरेज पावर एसोसिएटेड विद नॉन इंडक्टर। एक काम करते हैं, इस टॉपिक से पहले ना मैं एक बार जो हमने अभी अभी टॉपिक किया उसी से रिलेटेड कुछ कराता हूं, और उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, ये टॉपिक करते हैं बच्चा पहले। क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और इसी के अंदर हम करेंगे वाटरलेस करंट, बाद में करेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है ये मिस नहीं कर रहे हैं, ये अलग टॉपिक्स हैं एक्चुअली। वो एनर्जी वाला पार्ट हो सकता है, मैं अभी तुम्हें लेके आना चाहता हूं बच्चा रेजोनेंस के ऊपर, क्योंकि हमारा जो अभी हमने टॉपिक किया ना एलसी ऑसिलेशंस, तो वहां पे एक फ्रीक्वेंसी लिखी थी हमने 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो वहां पे मैं तुम्हें रेजोनेंस के टॉपिक तक लेके आना चाहता हूं। देखो अब रेजोनेंस क्या होता है उसको समझना एक बार। तो हमारे पास जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है? क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो पहले तो देखो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट है हमारे पास अ सर्किट इन विच इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C and resistance R are connected in series and the circuit admits maximum current corresponding to given frequency of AC is called series resonance circuit। क्या बोला गया? जहां पे हमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों कनेक्टेड है, किसमें? सीरीज के अंदर। और जो हमारा सर्किट है वो मैक्सिमम करंट प्रोसीड कर रहा है, बेसिकली करंट, मैक्सिमम करंट है उस सर्किट के अंदर गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो वहां पर Z हमें अपने को पता है बच्चे, Z का फॉर्मूला क्या था? है ना, Z अपना इंपीडेंस था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और XL को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा L। पता है XL को मैं ओमेगा L और XC को 1 बाय ओमेगा C लिख सकता हूं। ये इंपीडेंस ट्रायंगल में हमने किया था। अब यहां पे अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, तो XL जो रहेगा लो फ्रीक्वेंसी पर XL इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, क्योंकि XL क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारा? 2 पाई न्यू सी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी।
तो हमारे पास अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहेंगी तो एक्सएल इज ऑलमोस्ट जीरो, और अगर बहुत एक्सेसिव हाई फ्रीक्वेंसी रहेंगी तो एक्ससी जीरो हो जाता है। पता है अपने को ये वाला पार्ट, ठीक है। बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या रहेगी, हाई रहेगी लो फ्रीक्वेंसी पे, ये चीज ध्यान रखना है, नोट्स में लिख लो इसे। लो फ्रीक्वेंसीज के लिए एक्सएल इज ऑलमोस्ट जीरो बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज एक्सट्रीमली हाई। डन है, क्लियर है बच्चा? ये एक्सएल जीरो हो गया और एक्ससी एक्सट्रीमली हाई हो गया, क्योंकि 1/इंफिनिटी के इक्वल हुआ, तो वो ऑलमोस्ट मतलब 1/0 के इक्वल हुआ, जो कि इंफिनिटी के ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गया। एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है बच्चा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना आप, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक ऐसा सर्किट, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस सेम हो जाते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर हमारे पास एक्सएल और एक्ससी दोनों क्या रहेंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर ये इक्वल है तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल, एक्ससी का फॉर्मूला 1/ओमेगा-सी है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1/LC के इक्वल आया। किसी को दिक्कत? स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दिया, तो यहां से हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आया था। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? पता चल रहा है हमने क्या किया? एक्सएल जो हमारे पास था ओमेगा एल और एक्ससी जो था ओमेगा सी, दोनों को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, स्क्वायर रूट आ गया ओमेगा स्क्वायर हटाने के लिए। डन है? और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? 2π न्यू आर 1/LC। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो क्या आएगा? ये 2π को डिवाइड कर दो, तो ये वो फॉर्मूला है जिसको अभी हमने लिखा था। ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, पता चला बच्चे? 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ LC। डन है? किसी को दिक्कत? अब यहां देखो, अगर हमारे पास एक्सएल और एक्ससी इक्वल होते हैं तो रेजिस्टेंस या इंपेडेंस का वो क्या होता है बच्चा? मिनिमम, और करंट क्या जाएगी उसमें? मैक्सिमम। क्लियर है? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा आर होता है वो मिनिमम रहेगा और करंट हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा, एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बात है ये? यहां पर एक और टर्म आती है बच्चा, क्यू फैक्टर। द क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस एट रेजोनेंस टू द इम्प्रेस्ड वोल्टेज विच इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आरएल। बेसिकली सीधी सीधी बात करें तो क्यू फैक्टर क्या होता है बच्चे? वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस आर, VL/VR, VL/VR या फिर VC/VR। क्लियर है? जो क्यू फैक्टर है हमारे पास, ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस और रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। क्यू फैक्टर अप्लाइड वोल्टेज क्या होती है? जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होती है हमारे पास, ठीक है? ये क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर। वोल्टेज डेवलप्ड इज VL एंड अप्लाइड वोल्टेज इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू, ओमेगा की आर की वैल्यू 1/LC आ गई। सेम यहां पे वोल्टेज का फॉर्मूला डाला, V इज इक्वल टू IR, आर की जगह XC डलेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आर की जो ओमेगा की वैल्यू है वो 1/√LC आ जाएगी। और जो क्यू फैक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? Q इज इक्वल टू 1/√LC, और Q की कोई डायमेंशंस नहीं रहेंगी। ये हमारे पास क्यू फैक्टर हो गया। तो रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके ऊपर छोटे मोटे से क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव के अंदर भी मिलेंगे, बोर्ड्स में भी आ जाएंगे, क्यू फैक्टर और रेजोनेंस सर्किट के ऊपर। डन है बच्चे? आज के लिए इतना करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।